नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उससे पहले हमने राजस्थान की भिन्न भिन्न काल की सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम राजस्थान में गुप्त काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल में क्या स्थितियां थी, यानी कि मौर्य काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में राजस्थान पर किन किन राजवंशों ने आधिपत्य किया, शासन किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद राजपूत काल पढ़ेंगे। लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है उसके बारे में हम आज के इस कालांश में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल की। जैसा कि सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध के शासक गणानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की और उसके बाद में बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में अशोक महान शासक बने। राजस्थान में जो मौर्यों से संबंधित साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे पहले जयपुर के बेराठ में बाबरू का शिलालेख मिला है। बाबरू शिलालेख जो कि अशोक का शिलालेख है। मौर्य शासक अशोक का शिलालेख बाबरू गांव से मिला है, जो कि जयपुर जिले के बेराठ में विराटनगर के पास है। इसका मतलब यह होता है कि ईसा पूर्व 3री सदी में राजस्थान में मौर्यों का शासन था। कम से कम इस बात पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि अशोक का जो शासन काल था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था, तो 3री सदी ईसा पूर्व में राजस्थान के पूर्वी भाग पर मौर्यों का शासन था। पहली बात, अशोक का शासन। राजस्थान पर रहा ईसा पूर्व 3री सदी, यानी ईसा से 300 साल पहले की बात है। 250 से 300 साल पहले की बात है, जब अशोक महान का शासन था। यानी कि आज से तकरीबन 2200-2250 वर्ष पहले राजस्थान पर मौर्यों का शासन था। यहां से अशोक का शिलालेख मिला है, बेराठ से बाबरू शिलालेख। इसके बारे में जब मैंने आपको बेराठ की सभ्यता पढ़ाई थी उसमें भी आपको बता दिया था कि बाबरू का जो शिलालेख है वो अशोक का शिलालेख है और उसमें बुद्ध संघ और धम्म के बारे में उल्लेख है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये लेख, और इस लेख से हमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की जानकारी मिलती है, क्योंकि उसमें बुद्ध संघ और धम्म का उल्लेख मिलता है उस शिलालेख में। पहली बात। दूसरा, कोटा के निकट कणसुआ गांव है। कोटा के निकट कणसुआ अभिलेख मिला है, और जो कणसुआ अभिलेख मिला है ये मौर्य शासक धवल का अभिलेख है। मौर्य शासक धवल का राज्य राजस्थान में था। इस बात की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कणसुआ अभिलेख। तो मौर्यों के शासन काल से संबंधित ये दूसरी बात। कणसुआ अभिलेख से हमें पता चलती है कि मौर्यों ने
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर भी शासन किया था। और इस बात की जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो कणसवा का अभिलेख है, जो कोटा जिले में कणसवा गांव में मिला है। और ये मौर्य शासक धवल से संबंधित है। तो दूसरी बात, मौर्य शासक धवल का साम्राज्य राजस्थान में था। इसके अलावा तीसरी बात, चित्तौड़ जिले में चित्तौड़गढ़ में मानमोरी का अभिलेख मिला है। मानमोरी का अभिलेख, ये वही मानमोरी है जिसको पराजित कर कालभोज ने, कालभोज बप्पा रावल का नाम है, रावल राजवंश का संस्थापक बप्पा रावल, ये गोहिल वंश का शासक था। इसका नाम कालभोज था, इसे बप्पा के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है वो बप्पा से शुरू होता है और बप्पा रावल ने ही मानमोरी को पराजित करके उससे चित्तौड़ जो किला है वो छीन लिया था। तो यहां मानमोरी का अभिलेख मिला है जिससे चित्तौड़ वाले क्षेत्र में भी मौर्यों का शासन होने का साक्ष्य प्राप्त होता है यहां से। तो तीसरा, मानमोरी का अभिलेख मिलना चित्तौड़ में, ये मौर्य वंशी शासक था। इसके अलावा जो चित्तौड़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का किला है, जो राजस्थान का सर्वप्रमुख दुर्ग है, उसका निर्माता भी चित्रांद मौर्य था। चित्रांद मौर्य चित्तौड़ के किले का निर्माता चित्रांद मौर्य था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है। मानमोरी के शिलालेख से हमें मानमोरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो यहां हमने 3 साक्ष्य देखे हैं कि राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर जिले के आसपास का क्षेत्र जो था वो मौर्यों के अधीन था। आगे चल करके दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कणसवा अभिलेख मौर्य शासक धवल की जानकारी देता है, यानी यहाँ पर भी मौर्यों का साम्राज्य था। और चित्तौड़ में मानमोरी का अभिलेख मिला है, चित्रांद मौर्य से संबंधित जानकारी मिलती है। और ये भी हमें इस बात का जानकारी देता है कि राजस्थान में दक्षिणी भाग में भी मौर्यों का शासन था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में मौर्यों का आधिपत्य था, यानी कि 2री शताब्दी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और लगातार 5वीं 6वीं सदी तक राजस्थान के किसी न किसी हिस्से पर मौर्यों का शासन रहा। हालांकि मौर्यों का जो भारत पर जो केंद्रीय शक्ति के रूप में जो शासन था वो नहीं रहा, वो अशोक की मृत्यु के बाद ही धीरे धीरे शिथिल हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं मौर्य राजवंश के शासन यत्र तत्र पूरे भारत में शासन कर रहे थे। उनके राज्य काफी छोटे हो गए थे और उन्हीं में से ये राज्य थे धवल और मानमोरी और चित्रांग के राज्य जो राजस्थान में स्थापित थे। इसके बाद मौर्यों के बाद लगभग 150 ईसा पूर्व में 150 ईसा पूर्व यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यवन शासक या यूं कहे हिंद यूनानी शासक या यवन या इंडो ग्रीक या इनको इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं। तो यवन शासक जो है उनमें मिनांडर का उल्लेख आता है। मिनांडर या जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यवन शासक मिनांडर अथवा मिलिंद ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में 150 ईसा पूर्व के आसपास शिवी जनपद की राजधानी जो थी मध्यमिका या मध्यमिका जिसे कहा गया है, मध्यमिका पर अधिकार कर लिया। यानी कि
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ समय के लिए राजस्थान पर यवनों का भी अधिकार रहा। यवन शासक मिनांडर ने इस जगह पर अधिकार किया था। इसी समय लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसी समय ये जो मालव क्षेत्र है या मालवा क्षेत्र है, जो मालव जनपद हुआ करता था, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान मौर्यों के बाद में इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से पर शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग का शासन होने की जानकारी मिलती है। शुंगों में पुष्यमित्र शुंग का शासन था राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी कि मालव क्षेत्र जो था, मालव जनपद जो था, उस जगह पर पुष्यमित्र शुंग का शासन रहा। यानी उन्होंने मालवा पर अधिकार किया था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र, पुष्यमित्र और यवन आक्रांता देवेंद्रेय के बीच में युद्ध हुआ था और पुष्यमित्र शुंग ने अपना साम्राज्य राजस्थान तक बढ़ा लिया था। इस बात की जानकारी भी मिलती है। तो मौर्यों के बाद में शुंगों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान पर राज्य किया। उस समय के लिए इंडो ग्रीक शासकों ने भी राजस्थान पर शासन किया। इसके आगे शुंगों के बाद शकों और कुषाणों का आक्रमण हुआ। शक और कुषाण आए भारत में और उसी क्रम में कुषाण शासक कनिष्क का राज्य पूर्वी राजस्थान में स्थापित हुआ। कनिष्क जो कुषाण शासक था, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क का साम्राज्य राजस्थान के पूर्वी भाग पर रहा था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने राजस्थान के पूर्वी भाग पर अपना राज्य स्थापित किया और इसी समय कुषाणों के काल के समय में ही शक भी भारत में आ गए थे और शकों ने, शक क्षत्रप जो थे, शक जो शासक हुआ करते थे वो क्षत्रप कहलाते थे। शक क्षत्रपों ने भी राजस्थान के कुछ भाग पर, जो मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ राजस्थान का भाग है, उस भाग पर अपना राज्य कायम कर लिया था। तो कुषाण और शकों ने भी राजस्थान में राज्य किया और शकों में जो महत्वपूर्ण नाम है वो है शक महाक्षत्रप रुद्र सिंह। शक महाक्षत्रप रुद्र सिंह ने राजस्थान के कुछ भाग पर अपना राज्य स्थापित किया। हालांकि बाद में रुद्र सिंह को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त शासक था उसने पराजित कर दिया था। अब कुषाण और शकों के बाद जो भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी, जो प्रमुख ताकत थी, वो गुप्त थे और गुप्त जो थे, गुप्तों में सबसे प्राकट्य शासक जो हुआ समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त, जिसे इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत में, उत्तर और दक्षिण संपूर्ण भारत में अपना विजय अभियान चलाया और इस क्रम में उसने राजस्थान के भी बहुत बड़े भाग को जीता और समुद्रगुप्त ने राजस्थान के छोटे छोटे जो राजा थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा थे, उनको हरा करके उन्हें अपना करद बना लिया।
यानी उन्हें अपना अधीनस्थ बना लिया, कर देने वाला, जो समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे। इस तरह से समुद्रगुप्त के काल में राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर गुप्त आधिपत्य था, यानी कि स्थानीय शासक गुप्तों के अधीन शासन करते थे। तो समुद्रगुप्त के काल में राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा गुप्त राज साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। और समुद्रगुप्त के बाद में बीच में एक छोटा सा काल आया था जिसमें गुप्तों की शक्ति का पराभव हुआ। समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त और रामगुप्त के बीच में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नाम का एक शासक आता है। 4वीं शताब्दी में 375 से 380 ईस्वी के बीच में रामगुप्त नाम का शासक था, कमजोर शासक था। और उसके काल में शक ताकतवर हो गए थे और शकों ने गुप्तों के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, रामगुप्त को भी पराजित किया था। और उसी क्रम में यहाँ पर रुद्र सिंह का आधिपत्य हो गया था। बाद में समुद्रगुप्त के बाद और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, या यूं कहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह को पराजित कर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक महाक्षत्रप रुद्र सिंह को पराजित करके और राजस्थान पर अपना शासन स्थापित कर लिया, यानी कि पुनः गुप्तों का अधिकार हो गया राजस्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एक बात तो ये, दूसरी बात ये भी है कि नागौर जिले में एक जगह है गोठ मांगलोद, दधी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध जगह है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद दधीमती माता का मंदिर है और ये जिप्सम के खनन के लिए भी प्रसिद्ध है स्थान। गोठ मांगलोद में जो दधीमती माता का मंदिर है नागौर जिले में, उस मंदिर में एक शिलालेख मिला है। उस मंदिर में एक शिलालेख मिला है जो 608 ईस्वी का शिलालेख है। 608 ईस्वी में लिखा गया, परंतु इस शिलालेख पर गुप्त संवत का उल्लेख है। इस शिलालेख पर गुप्त संवत 289 लिखा हुआ है। 289 कौन सा? गुप्त संवत। और गुप्त संवत का राजस्थान में प्रचलन होना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि राजस्थान में गुप्तों का शासन काफी लंबे समय तक रहा। संवत्सर चलने का मतलब यही होता है। और गुप्त संवत 289 में वो शिलालेख स्थापित किया गया और गुप्त संवत का प्रारंभ होता है ईस्वी सन 319 में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने ईस्वी सन 319 में गुप्त संवत का प्रारंभ किया और गुप्त संवत 289 लिखा हुआ है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के 319 में प्रारंभ करने के 289 साल बाद। तो इस हिसाब से हमारा कालक्रम अगर हम देखें तो 9 दूनी 18, 8 1 9 1 10 के 0, 2 1 3 और 3 6, ये काल बिल्कुल सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही जानकारी है। और दधीमती माता के मंदिर में जो लेख मिलता है हमें, वो गुप्त संवत युक्त लेख है और वो एक प्रमाण है कि राजस्थान में मध्य राजस्थान तक गुप्तों का प्रभाव था। तो इस तरह से ये गुप्त काल में भी राजस्थान पर गुप्तों का शासन रहा था काफी लंबे समय तक। गुप्तों के पराभव के बाद में राजस्थान में क्या स्थितियां रही? तो राजस्थान में हूणों का अटैक हुआ। हूण शासक कुषाण, शक के अलावा
हूण, और हूणों का जो अटैक हुआ था उनमें 503 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी के शुरुआत में 503 ईस्वी में हूण शासक तोरमान ने राजस्थान पर अटैक किया। हूण शासक तोरमान, नाम याद रखें तोरमान का। हूण शासक तोरमान ने राजस्थान पर अटैक करके और राजस्थान के काफी बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था, अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और इसी हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल, फर्स्ट तोरमान और दूसरा मिहिरकुल, हूण शासक मिहिरकुल, हूण शासक मिहिरकुल ने कोटा में बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखें, बाडोली का शिव मंदिर, बाडोली में शिव मंदिर है यहां पर। उस शिव मंदिर का निर्माता हूण शासक मिहिरकुल था, जो कि हूण शासक तोरमान का पुत्र था। और उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत सारे बौद्ध स्मारकों को नष्ट कर दिया, यानी बौद्ध धर्म के प्रतिकूल था वो। उसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्मारकों को नष्ट किया और बाडोली में, जो कि कोटा में है, बाडोली कोटा में है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया शासक मिहिरकुल ने, जो कि हूण शासक था। हूण शासक मिहिरकुल के बाद, हूण शासक जो मिहिरकुल था उसके बाद में, तो हूण शासक जो मिहिरकुल था उसके बाद में 532 ईस्वी में, 532 ईस्वी में यशोवर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य, तो यशोवर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने एक संयुक्त अभियान किया और संयुक्त अभियान कर मिहिरकुल को पराजित कर राजस्थान पर यशोवर्मन ने अपना शासन स्थापित कर दिया। तो यशोवर्मन ने अपना शासन स्थापित किया हूणों को पराजित करके। यशोवर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने संयुक्त अभियान किया था। नरसिंहगुप्त बालादित्य के सहयोग से यशोवर्मन ने राजस्थान में शासन कर रहे मिहिरकुल को पराजित कर दिया और मिहिरकुल को पराजित करके और अपना साम्राज्य यहां पर स्थापित कर दिया। यशोवर्मन का साम्राज्य रहा। उसके बाद में राजस्थान में गुर्जरों का शासन आया। गुर्जर जो कि विदेशी थे, इन्होंने राजस्थान के जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र था उस पर अपना शासन स्थापित किया और लंबे समय तक गुर्जरों ने यहां पर शासन किया। वर्मन के बाद में गुर्जर सत्ता में आए और उन्होंने राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यानी जालोर पाली जिला जो है, यहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया था गुर्जरों ने। आगे चल करके 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रभाकर वर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। प्रभाकर वर्धन जो कि पुष्यभूति, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, मैं क्लियर कर देता हूं, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश
जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन। ये हर्षवर्धन के पिता थे, यानी कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को हरा करके उनसे ये प्रदेश छीन लिया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। प्रभाकर वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर थी, और ये जगह आजकल हरियाणा में है थानेश्वर। वहां से इन्होंने राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और प्रभाकर वर्धन के बाद में उसके पुत्र हर्षवर्धन ने राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार बनाए रखा। वैसे हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत का शासक था। उसने एक बार साम्राज्य की संकल्पना को फिर से पूरा किया था। गुप्तों के पराभव के बाद में अगर कोई शासक था तो वो हर्षवर्धन था, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और हर्षवर्धन के शासन काल में यह जो हिस्सा है गुर्जरों का जहां पर शासन था, वो हिस्सा महत्वपूर्ण। इनके टाइम में वर्धन के जो शासक थे वर्धन वंश के, उनके टाइम में जो इस क्षेत्र का जो शासन का केंद्र रहा वो श्रीमान या भीनमाल रहा था। श्रीमान, या जिसे अब हम भीनमाल कहते हैं, तो भीनमाल जो था वो वर्धन वंश के शासन काल में सत्ता का केंद्र था। और 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग ने इस जगह की यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा की थी। और वैनसांग ने अपनी पुस्तक, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वैनसांग ने अपनी पुस्तक CU की, वैनसांग की पुस्तक का नाम है CU की, में भीनमाल के लिए पीलो मोलो शब्द काम में लिया है। पीलो मोलो ये भीनमाल के लिए है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भीनमाल राजस्थान में सत्ता का केंद्र था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर पूरे राजस्थान में छोटे छोटे राजवंशों का शासन स्थापित हो गया। न केवल पूरे राजस्थान में वरन संपूर्ण उत्तर भारत में अब कोई एक छत्र राज्य नहीं रहा था। और हर्ष की मृत्यु के साथ ही 7वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत खंड खंड हो गया था, यानी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। और इसी समय राजस्थान में जो शक्ति उभर करके सामने आई वो थे प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में राजस्थान के इस भाग पर, यही वो भाग था जहां से प्रतिहारों ने अपना शासन संचालित किया था। और प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार शासकों ने, जिनमें नागभट्ट का नाम लेना उचित होगा, नागभट्ट, प्रतिहार शासक नागभट्ट ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और आगे चल करके इन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर कन्नौज सहित अपना राज्य कायम किया। तो आज हमने मौर्यों से लेकर के और वर्धन वंश तक, यानी कि हर्षवर्धन के काल तक राजस्थान की स्थिति क्या रही, किन किन शासकों ने राजस्थान पर शासन किया, इसके बारे में अपन ने जानकारियां प्राप्त की। मौर्य काल में, गुप्त काल में शुंगों ने, कुषाणों ने, शकों ने, हूणों ने, सब ने राजस्थान के किसी न किसी भाग पर शासन किया। और अंत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में प्रतिहार शासकों ने राजस्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और यहीं से राजस्थान में राजपूत काल की शुरुआत होती है, यानी गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल से ही राजस्थान में राजपूत काल की शुरुआत मानी जाती है। और इसी काल से राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों में धीरे धीरे राजपूत राजवंशों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है वो ये है कि ये राजपूत कौन थे, राजपूत कौन, कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब
बातों के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद में राजस्थान के विभिन्न राजपूत राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।